कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का सेमेस्टर थर्ड 2018 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2018 ओके। तो मैं बस न्यूमेरिकल्स पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ एंड सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा। बेसिक आपको पहले से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या बोला है। देखिए, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला आपको कि अ कंज्यूमर कंजम्पशन बंडल इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस x1 एंड x2। यहाँ पे x2 होना चाहिए, x1 एंड x2 होगा यहाँ। हिज मनी इनकम इज 100 एंड प्राइस ऑफ गुड 1 एंड 10 प्राइस ऑफ गुड 2। ओके। और आपको पहले पार्ट में बोला कि हाउ डज हिज बजट कंस्ट्रेंट चेंज व्हेन गवर्नमेंट गिव लंप सम सब्सिडी ऑफ 50 रिगार्डलेस हिज कंजम्पशन बिहेवियर। ओके। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि जो मनी इनकम है वो है 100 का, और जो गुड वन का प्राइस है P1 वो है 10 रुपीज का, गुड टू का प्राइस है P2 ये भी है 10 रुपीज का। तो अगर इससे हम लोग इनिशियल एक बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बनाए तो बेसिकली बनेगा क्या, तो P1 x1 प्लस में P2 x2 लेस देन इज इक्वल टू m। तो P1 बेसिकली है 10, तो 10 x1 प्लस में P2 भी 10 है, तो 10 x2 लेस देन इज इक्वल टू 100। या तो आप ऐसे लिखो या तो आप 10 कॉमन लेके यहाँ पे x1 प्लस में x2 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास एक इनिशियल बजट लाइन बन गया, बजट कंस्ट्रेंट का इक्वेशन आ चुका है। कहता है पहले पार्ट में कि अगर गवर्नमेंट 50 रुपए का सब्सिडी देता है, तो लमसम सब्सिडी है बेसिकली, तो 50 रुपए आपको दे रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी मनी इनकम 50 रुपए से बढ़ जाएगी। तो जो आपकी नई मनी इनकम हो जाएगी एम डैश वो हो जाएगा 150, बाकी सब सेम रहेगा। तो जो आपका बजट इक्वेशन में चेंज आएगा वो क्या आएगा, 10x1 प्लस में 10x2, मतलब गुड वन का प्राइस 10 जिसमें कोई चेंज नहीं आया है, गुड टू का प्राइस भी 10 जिसमें कोई चेंज नहीं आया है, चेंज आया बस मनी इनकम में। तो आज लेस देन इज इक्वल टू 150 लिखेंगे हम लोग। ओके। तो यहां से अगर आप 10 कॉमन भी लेते हो तो यहाँ आ जाएगा x1 प्लस में x2 इज लेस देन इज इक्वल टू 15। ऐसा ही होगा ना, 10 15 150, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कुछ चेंजेस आएंगे जब गवर्नमेंट लमसम सब्सिडी देता है 50 रुपए का। दूसरे पार्ट में बोला कि हाउ डज हिज ओरिजिनल बजट कंस्ट्रेंट चेंज व्हेन द गवर्नमेंट गिव सब्सिडी ऑफ 5 पर यूनिट ऑन गुड वन। मतलब गुड वन को जब खरीद रहे हो ना तो आपको 5 रुपए का सब्सिडी मिल रहा है। तो देखा जाए तो गुड वन का जो प्राइस है वो 5 रुपए से आप कम हो जाएगा ना। अगर गुड वन का प्राइस 10 रुपए है तो इस 10 रुपए में 5 रुपए आपको सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट, तो आपको 5 रुपए ही पे करना पड़ेगा। तो आज जो नया मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट बनेगा वो 10 माइनस में 5x1 प्लस में 10x2 इज लेस देन इज इक्वल टू, मनी इनकम सेम है 100 ही है, तो 5x1 प्लस में 10x2 लेस देन इक्वल टू 100। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो x1 प्लस में 2x2 लेस देन इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास इक्वेशन। तो पहले फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट का तो आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट में क्या बोला, कंपेयर हिज यूटिलिटी इन केस ऑफ 1 एंड केस ऑफ 2 इफ हिज यूटिलिटी फंक्शन इज दिस। तो कहता है जब यूटिलिटी फंक्शन आपके पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूटिलिटी फंक्शन है आपके पास क्या, तो x1 डॉट में x2 साफ साफ दिख रहा है, ये कॉप डॉलर यूटिलिटी फंक्शन है। यहाँ पर जो डिमांड फंक्शन होता है गुड वन x1 का, तो x1 स्टार ऑफ इज इक्वल टू m अपॉन में 2p1, एंड x2 का क्या होता है, x2 स्टार इज इक्वल टू m अपॉन में 2p2। तो जब मैं बेसिकली इन दोनों पार्ट को अलग कर दूं, पार्ट वन के लिए निकालू तो x1 स्टार कितना आएगा पार्ट वन में, m तो मेरे लिए पार्ट वन में 150 है ना, क्योंकि 50 रुपए का मिल गया था सब्सिडी डायरेक्टली। 2p1, p1 है 10, तो बेसिकली देखा जाए तो 7.5 आ रहा है। सिमिलरली जब मैं x2 स्टार निकालूंगा तो वो भी आएगा 150, 2 इंटू में 10
7.5 आएगा। तो यहाँ से जब मैं यूटिलिटी निकालूँ कि कितना यूटिलिटी मुझे मिलेगा, तो यूटिलिटी का जो फंक्शन है वो है x1 डॉट में x2, तो कहने का मतलब 7.5 इंटू में 7.5, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से यूटिलिटी आ जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे पार्ट नंबर 2 के लिए मैं x1 स्टार निकालूं, तो क्या होता है m अपॉन में 2p1। m मेरे पास यहाँ 100 ही है, 2 और प्राइस गुड वन का प्राइस आज 5 रुपए है, तो बेसिकली 10 आ जाएगा। एंड x2 स्टार जब निकालेंगे तो m अपॉन में फिर से 2p2, तो 100 अपॉन में 2 इंटू में 10, बेसिकली 20 है ना, 2 इंटू में 10, तो ये बेसिकली 5 आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ से यूटिलिटी निकालूंगा तो 10 इंटू में 5 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको बोला कंपेयर हिज यूटिलिटी इन केस ऑफ 1 एंड 2, तो आपका यहाँ पे निकला है एक और यहाँ पे निकला है। डेफिनेटली 7.5 इंटू में 7.5 जो वो 50 से ज़्यादा बड़ा होगा, तो यूटिलिटी इन केस ऑफ पार्ट 1 में हमें ज़्यादा मिल रहा है इन कंपेयर टू पार्ट 2। यही आपको आंसर करना है। तो पहले पार्ट जो 5 नंबर में पूछा गया था और सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड सभी से बन चुका होगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है। दूसरे क्वेश्चन में मतलब 1 का बी पार्ट में जो आपसे पूछा है, बोला कि a consumer always consume 1 unit of good x with 2 unit of good y। बेसिकली विथ लगा है ना, मतलब x के साथ साथ y को भी यूज कर रहा है, तो परफेक्ट कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट गुड्स का एक एग्जांपल लग गया। पहले मैं बोला राइट हर यूटिलिटी फंक्शन, तो अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझाया है। 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट ऑफ गुड x विथ 2 यूनिट 2 यूनिट ऑफ गुड वाई, ऐसा कुछ है ना। साफ साफ दिख रहा है कि एक परफेक्ट कंप्लीमेंट है। तो परफेक्ट कंप्लीमेंट का जो बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन होता है u ऑफ x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a x1 कॉमा b x2। इस y वाले 2 को a पे लेके आएंगे, 1 वाले को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई b पे लेके आएंगे, तो हमारे पास u इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा मिनिमम ऑफ 2x1 कोमा में x2। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आएगा यूटिलिटी फंक्शन। ओके, सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है, बोला इफ प्राइस ऑफ गुड वन इज 5 एंड प्राइस ऑफ गुड वाई इज 10, he has spent all his money income of 200 on good x and good y only, find the optimal consumer of x and y और illustrate diagrammatically। ये भी 5 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। परफेक्ट कंप्लीमेंट का इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता है, पहले देख ले। प्राइस गुड वन गुड टू का प्राइस और मनी इनकम कितना दे रखा है, तो गुड वन का प्राइस दे रखा है 5 रुपए, गुड टू का प्राइस 10 रुपए, मनी इनकम है 200 रुपए। तो 5 रुपए 10 रुपए 200 रुपए, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ बजट लाइन जो बनेगा वो बनेगा 5x1 प्लस में 10x2 इज इक्वल टू 200। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होता है वो होता है MRS, एक सेकेंड, नॉट MRS, AX1 शुड बी इज इक्वल टू BX2, किंक लाइन, ठीक है। तो 2x1 इज इक्वल टू x2, ये तो 2x1 इज इक्वल टू x2, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेसिकली, तो 5x1 है ना, तो 5x1 प्लस में 10x2 के जगह पे 2x1 डाल देते हैं, 2x1 इज इक्वल टू 200, तो ये 25x1 इज इक्वल टू 200 आ जाएगा। x1 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो x1 स्टार आ गया 4, एंड जब x2 स्टार निकालेंगे तो वो बेसिकली आ जाएगा 8। इसको बोला डायग्रामेटिकली भी आपको शो करना है, तो मैं डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ। यहाँ पे लेटर सपोज गुड वन x1 है और यहाँ पे मैंने लिखा गुड टू। एक सबसे पहले तो हम लोग किंक लाइन बनाएंगे। किंक लाइन की इक्वेशन होती है ax1 बराबर bx2, मतलब 2x1 बराबर x2, तो हमारे पास एक किंक लाइन आ जाएगा रिलेटिवली स्टीपर, क्योंकि इसको अगर आप इस तरीके से y बराबर 2x, मतलब जो स्लोप है वो 2 है, तो ये बेसिकली है 2x1 बराबर x2 वाला किंक लाइन। ओके, यहाँ से हम लोग लेंगे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो इसके किंग पे आएगा, ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व होगा। x1 कितना ले रहे हैं, तो 4 यूनिट ले रहे हैं, एंड x2 कितना ले रहे हैं, तो हम लोग 8 यूनिट ले रहे हैं। बस यही शो करना था, डायग्रामेटिकली हमने शो कर लिया।
ओके, चलिए मतलब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसको किंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये आई थिंक 1 का बी पार्ट हो गया है। ओके, तो 10 मार्क्स के तो क्वेश्चंस हो गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया हम लोगों से। अब है बेसिकली 2 का ए पार्ट, तो डेफिनेटली सी बात है 1 का जो सी पार्ट होगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं 2 का ई पार्ट में क्या बोला। आपको बोला कि अ कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड हर प्रेफरेंसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ दिस। तो सबसे पहले अगर मैं इसका यूटिलिटी फंक्शन आप लोगों के साथ लिखूं तो क्या है, u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस में वाई। साफ साफ दिख रहा है एक गुड हमारे लिए नॉन लीनियर गुड है और एक गुड हमारे लिए लीनियर गुड है, तो ये क्वाजी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई। But the consumer money income is M, price of good is 6 px and good Y का प्राइस py है। आपको बोला डिराइव द इनवर्स डिमांड फंक्शन, सबसे पहले इनवर्स डिमांड फंक्शन आप डिराइव करो। तो पहले मैंने यूटिलिटी फंक्शन का एमआरएस निकालना चाहता हूं, तो एमआरएस जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल वाई। तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स और यहाँ से 1, तो बेसिकली 1 अपॉन में 2 रूट एक्स आ जाएगा एमआरएस। और क्वाजी लीनियर यूनिटी फंक्शन में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होता है एम आर एस इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, मतलब पी एक्स अपॉन में पी वाई, यही होता है ना। ओके, तो यहां से मेरे पास आएगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन में पी ऑफ वाई। तो अगर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो जो p ऑफ x आएगा वो आएगा पी वाई अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो कहता है कि आपको इनवर्स डिमांड फंक्शन निकालना है। इनवर्स डिमांड फंक्शन देखो, डायरेक्ट डिमांड फंक्शन क्या होता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना, function of quantity demand is the function of price of consumer income, price of related good, taste and preference and n number of things। लेकिन जब इसको हम लोग शो करते हैं डायग्रामेटिकली तो हमारे लिए मनी इनकम कांस्टेंट होता है, कंज्यूमर की मनी इनकम कांस्टेंट, रिलेटेड गुड का प्राइस कांस्टेंट होता है, टेस्ट प्रेफरेंस कांस्टेंट होता है, बस हम शो करते हैं उस क्वांटिटी डिमांड को और प्राइस को। तो बेसिकली हम लोग लिखते थे, ये लिखते थे क्यूडी और यहाँ लिखते हैं हम लोग प्राइस, तो ये हमारे पास डायरेक्ट डिमांड फंक्शन आता है। हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स मतलब पी इन टर्म्स ऑफ क्यू निकालना है, तो वही हमने निकाला यहाँ पे इनवर्स डिमांड फंक्शन पी इन टर्म्स ऑफ क्यू। मतलब कि प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ वाई अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, वेयर पी ऑफ वाई इज अ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो कि एज अ कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे। तो दिस इज द इनवर्स डिमांड फंक्शन फॉर गुड एक्स, इनवर्स डिमांड फंक्शन फॉर गुड एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। कहता है गुड वाई के लिए भी तो निकालना पड़ेगा ना तो गुड वाई के लिए पहले बजट कंस्टेंट क्या था हमारे पास, p ऑफ x इंटू में x प्लस में p ऑफ y इंटू में y इज इक्वल टू मनी इनकम, मतलब प्राइस ऑफ गुड x इंटू में क्वांटिटी ऑफ गुड x प्लस में प्राइस ऑफ गुड y इंटू में क्वांटिटी ऑफ गुड y इज इक्वल टू मनी इनकम। तो प्राइस ऑफ गुड x, p ऑफ x की जगह पे मैं p ऑफ x की वैल्यू लिख रहा हूँ ये वाला, तो पी वाई अपॉन में 2 रूट एक्स यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ से पी वाई इंटू में वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो बेसिकली पी वाई अंडर रूट एक्स प्लस में 2py इंटू में y इज इक्वल टू 2m। अगर मैं यहाँ से py कॉमन ले लेता हूं तो अंडर रूट एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू 2m आ जाएगा, और यहाँ से पी वाई इज इक्वल टू 2m अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस में 2y आ जाएगा। तो दिस इज द इनवर्स डिमांड फंक्शन फॉर गुड टू, इनवर्स डिमांड फंक्शन फॉर गुड y। ओके, इतनी बात समझे। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका पहला पार्ट जो था 4 मार्क्स के लिए वो हो चुका है। दूसरे पार्ट में बोला ग्राफ द एंजल कर्व फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। ये बेसिकली आप सभी को पता है, अगर बेसिक आपने पढ़ा होगा तो जो एंजल कर्व नॉन लीनियर गुड के लिए बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मैं गुड एक्स के लिए बनाऊं तो बेसिकली मनी इनकम तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारे लिए एंजल कर्व हो गया फॉर गुड एक्स। और अगर लीनियर, सिंस गुड एक्स, एक्स ही मेरा नॉन लीनियर है, अंडर रूट एक्स, तो नॉन लीनियर के लिए ऐसा एंजल कर्व बन गया, और लीनियर के लिए अपवर्ड स्लोपिंग एक बन जाएगा डायरेक्टली, एंजल कर्व फॉर गुड वाई।
ओके, ये बेसिक में करा दिया गया, ये कैसे ये डायग्राम बना है आपको पहले से बेसिक में अच्छे से पता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, 6 मार्क्स में था, इजी क्वेश्चन था और आराम से आप लोग इसको 2 का सी, ठीक है। देखते हैं 2 का सी है क्या, नहीं है, 3 का ए। 2 का सी में भी थियोरेटिकल पेपर हो, थियोरेटिकल बेसिकली क्वेश्चन हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बोला इफ ए कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन इज दिस, यूटिलिटी फंक्शन जो दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दे रखा है, and his money income 400 or has to spend only two goods x and y, the price of x is 20, use diagram, find the optimal choice when the price y 25 हो, find the optimal choice जब price 16 हो, calculate the substitution and income effect। इस तरीके से देखो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे आमतौर पे ये कोई जनरल यूटिलिटी फंक्शन तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं पहले इसका एमआरएस निकाल लेते हैं। जैसे ही इसका एमआरएस निकालोगे तो ये बेसिकली पता क्या आ जाएगा 2x अपॉन में 2y, 2 कट जाएगा, x बाई वाई आ जाएगा। तो कहने का मतलब x बाई वाई कहने का मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब जब यहाँ पे हम लोग, चलो डायग्राम भी तो बनाना ही है ना, जब मैं यहाँ पे गुड x रखूंगा और जब मैं यहाँ पे गुड y रखूंगा तो जैसे जैसे x बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगी, MRTS की वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि x एक न्यूमरेटर में है, MRTS नो सॉरी नॉट MRTS MRS, x जो न्यूमरेटर में है, तो एज x इंक्रीजेज MRS भी आपका इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स किस में होता है, कॉनकेव प्रेफरेंस में, तो यहाँ पे कॉनकेव नेचर है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो मुझे ये पता करना था कि ये यूटिलिटी फंक्शन कौन सा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, किस तरीके का, तो मुझे दिख गया ये कॉनकेव है। अब जैसे ही पता चल गया कॉनकेव है तो सबको पता होना चाहिए कि कॉनकेव में एक कंडीशन होती थी, एक्सट्रीम प्रीफर्ड ओवर एवरेज, मतलब कहने का मतलब जो भी आएगा सॉल्यूशन वो कॉर्नर सॉल्यूशन पे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो कहता है कि जब मैं पार्ट 1 तैयार करूंगा मतलब क्वेश्चन नंबर 1, तो मेरे पास मनी इनकम तो 400 है, गुड 1 का प्राइस है 20 एंड गुड 2 का जो प्राइस मतलब गुड वाई का प्राइस है 25। तो बजट कंस्ट्रेंट जो बनेगा वो बनेगा 20x प्लस में 25y इज इक्वल टू 400। इतनी बात समझ में आ गई, कहता है हाँ इतनी बात तो समझ में आ गई है, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि जो यूटिलिटी फंक्शन है तो वो तो मेरे पास यहाँ गिवन है, तो यहां से कहते हैं ये बजट कंस्ट्रेंट को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसे करूंगा, जब x 0 हो तो y कितना होगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 25 चौके 100, तो बेसिकली y की वैल्यू 16 आएगी, लेट अस सपोज ये रहा 16। और जब y 0 तो x की वैल्यू 20 आएगी, ये आ गया बजट लाइन। ओके, कहता क्या है कि कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, मतलब या तो हम पूरा का पूरा x लेंगे या तो y लेंगे। अब क्या लेंगे वो डिपेंड करता है कि किस पे यूटिलिटी मेरी ज्यादा आती है। कहता है व्हेन एट, देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 16। और जब इस पे यूटिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो u इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, और यूटिलिटी जब फाइंड आउट करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मैं पूरा का पूरा x ले रहा हूं तो उस पर मेरी यूटिलिटी की जो वैल्यू आ रही है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि मैं x एक्सेस वाले कॉर्नर सॉल्यूशन को लूंगा। तो सिंस मुझे पता है कि मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आएगी, जो इक्विलिब्रियम इवन है वो मेरा यहाँ पे आएगा, तो मैं जो डायग्राम बनाऊंगा जानबूझकर कॉनकेव तो बनाना है लेकिन ऐसे बनाऊंगा, ये मतलब हायर आईसी पे इक्विलिब्रियम दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो मेरा इवन है ना, इवन पे इक्विलिब्रियम आया है। तो मतलब जो ऑप्टिमल चॉइस होगा यहाँ पे कंज्यूमर का वो होगा 20,0। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए सॉरी, बी पार्ट देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट। इसके दूसरे पार्ट में बोला है कि फाइंड द ऑप्टिमल चॉइस व्हेन प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू 16। सब कुछ सेम है, m 400 सेम है,
P1 सेम है 20, अगर गुड टू का प्राइस 16 हो जाए तो क्या करोगे? कहता है जब गुड टू का प्राइस 16 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो कहता है जब आप बजट कंस्टेंट बनाओगे ना तो वो बनेगा आज 20x प्लस में 25y, नो 25y 16y ना, प्लस में 16y इज इक्वल टू 400। अंडरस्टूड? तो अगर मैं इसको अलग से शो करना चाहूँ, अलग डायग्राम बना के, तो यहाँ मैं x लिखूंगा, यहाँ मैं y लिखूंगा। कहता है यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, जब मैं x 0 को रखता हूं तो y क्या आएगा? कहता है जब x 0 को रखोगे ना तो y आपके पास क्या आ जाएगा, तो 400 अपॉन में 16, कहता है 25 आ जाएगा, तो y आ जाएगा 25। तो कहता है यहां से जो यूटिलिटी मिलेगी मुझे u इज इक्वल टू वो मिलेगा 0 का स्क्वायर प्लस में 25 का स्क्वायर, इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर कहता है जब एक टाइम पे मैं जब मैं y को 0 रखूंगा तो x कितना मिलेगा, तो x मिलेगा 20, तो यहाँ से जो यूटिलिटी मिलेगी वो 20 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा 20, ये हमारे लिए बजट कंस्टेंट बन जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला वैल्यू मतलब एट y इक्वल टू 25 x इक्वल टू 0 पे ज्यादा यूटिलिटी की वैल्यू आएगी, तो मेरा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आएगा, इसी पॉइंट पे। तो आज मैं जानबूझकर जो बनाऊंगा डायग्राम कुछ ऐसा हायर आईसी पे बेसिकली मुझे दिखाना है इंडिफरेंस कर, और ये मेरा इक्विलिब्रियम है इवन सॉरी। तो जो ऑप्टिमल चॉइस होगा वो होगा बेसिकली हमारे लिए आज 0,25। अंडरस्टूड? ओके। तीसरा, कैलकुलेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट ऑफ द वाई ऑफ फॉर द वाई फॉर द गुड वाई व्हेन पी वाई डिक्रीजेस फ्रॉम 25 टू 16, जब प्राइस 25 से 16 हो गया। चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तीसरे पार्ट के लिए सबसे इनिशियल बजट लाइन जो मेरे पास है, इनिशियल बजट लाइन वो क्या है, इसमें प्राइस है P1 P2 एंड मनी इनकम 20 है, और ये बेसिकली हमारे पास 25 है, और मनी इनकम है 400। इतनी बात समझ में आ गई? कहता है कि जो ऑप्टिमल चॉइस आया था इनिशियली वो आया था y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 20। ओके। दूसरे पार्ट में जब चेंज आया, शिफ्टेड बजट लाइन जब चेंज आया तो P1 तो सेम रहा, P2 में चेंज आया और मनी इनकम हमारे पास ही है। P1 में चेंज कितना आया, सॉरी P1 तो 20 है, P2 आया 16। तो शिफ्टेड के लिए जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालते हैं तो हम लोग ये करते हैं कि मनी इनकम पहले फाइंड आउट करते हैं कि चेंज इन एम कितना रखें। तो चेंज इन एम निकाले, चेंज इन एम होता है चेंज इन प्राइस जो भी है P2, जैसे P2 में प्राइस में चेंज है तो P2 इनटू में कि कितना हम लोग ले रहे थे पहले Y1, तो Y, तो ये जो चेंज इन एम आ जाएगा ना ये 0 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी जब चेंज इन एम 0 आ जाएगा तो एम डैश जो है वो पहले की तरह ही 400 बन जाएगा, मतलब एम में चेंज कुछ नहीं है तो 400 ही बनेगा। तो जब मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो यहां से जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आज जो है y इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25 एंड x इक्वल टू आ रही है बेसिकली 0। इतनी बात समझ में आ गई? कहते सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैलकुलेट करो। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये y डबल स्टार है और ये y स्टार है, तो कहते हैं y डबल स्टार माइनस में जब मैं y स्टार करूंगा एक सेकेंड, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो आएगा वो आएगा y डबल स्टार इज 25 माइनस में 0, तो बेसिकली 25 आ जाएगा। ये आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? कहता है इनकम इफेक्ट क्या आएगा, तो इनकम इफेक्ट के लिए नया बजट लाइन जहां पे P1 P2 और मनी इनकम फिर से सेम रखेंगे। तो P2 डैश बेसिकली क्या है, तो P1 है 20, P2 डैश 16, मनी इनकम मतलब हम लोग इक्वल जो पुराना वाला तो वही उसी को सेम रखते थे ना। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो फिर यहां से भी हमारे पास क्या आएगा, y ट्रिपल स्टार 25 x आएगा 0, क्योंकि 16 मतलब कोई एक ही गुड लेना है तो डेफिनेटली सी बात है y पे ही मेरा यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा, और y हमारे पास आ जाएगा आज फिर से, सॉरी y तो 25 आ ही गया, x 0 आ जाएगा।
तो यहाँ पे जब मैं इनकम इफेक्ट निकालूंगा तो वो आएगा बेसिकली वाई ट्रिपल स्टार माइनस में वाई डबल स्टार। वाई ट्रिपल स्टार है 25, वाई डबल स्टार भी है 25, तो जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे इन दिस केस जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो है 25 का और इनकम इफेक्ट आया है जीरो का, और प्राइस इफेक्ट होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट विच इज इक्वल टू 25, तो मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के बराबर ही आएगा। ओके ओके, तो ये हमारे लिए आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। आई होप आपको 3 का ए पार्ट समझ में आया, दोनों पार्ट 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का बी पार्ट। 4 का बी पार्ट में देखो क्या बोला आपको, बोला एन इंडिविजुअल हैज 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्स वाई जेड। एक में रिटर्न मिल रहा है आपको 1000 विथ सर्टेनिटी, मतलब यकीन के साथ 100% श्योर है। रिटर्न फ्रॉम ऑप्शन वाई मिल रहा है 1500 विथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 एंड 600 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3। और रिटर्न तीसरे में मिल रहा है जेड में 1000 विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड 1000 विथ प्रोबेबिलिटी 3/4। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। जो स्टैट्स वाले बच्चे वो आराम से मतलब चुटकियों में निकाल लिए होंगे। अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन एक्स की बात करूं तो जितना मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1000 और प्रोबेबिलिटी सियोरिटी है तो 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1000। एक्सपेक्टेड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट एक्स आएगा 1000। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट वाई की अगर मैं बात करूं तो कहता है कि वाई में जो है ना 1500 रुपए मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है, प्लस में 600 रुपए मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 500 प्लस में 400 900 आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड अगर निकालने के लिए जेड की इन्वेस्टमेंट, तो कहता है कि 1000 मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। दोबारा से 1000 ही मिलेगा, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो कैलकुलेट करके यहाँ पे 1000 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया बी, वो 4 का बी पार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऐसे निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनटू समेशन ऑफ एक्स इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, याद आ रहा है। इसके बाद 4 के बी पार्ट के बाद हमारे पास है 5 का ए पार्ट। आई होप सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। 5 के बी पार्ट में बोला कि लेट द प्रोडक्शन फंक्शन, ये आपके पास दे रखा है प्रोडक्शन फंक्शन और एक एफ ऑफ एल के दे रखा है। बोला कि डज एफ ऑफ एल के एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ओके, देखो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं। एक तो स्मॉल एफ ऑफ एल के, जो एक फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ एल के, ये है बेसिकली एल पे पावर हाफ प्लस में के पे पावर हाफ और इसका होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट एल प्लस में रूट के का होल स्क्वायर। तो रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर ब्रेक करते हैं तो एल प्लस में के प्लस में 2 रूट एल इंटू में के। ओके, कहता है एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन और है। वो कौन सा फंक्शन है, कहते हैं कैपिटल एफ ऑफ एल के। कैपिटल एफ ऑफ एल के बोला ये क्या है, ये कहता है स्मॉल एफ ऑफ एल के का क्यूब है। तो कहने का मतलब ये बेसिकली एल प्लस में के प्लस में 2 रूट एल के का क्यूब है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले पार्ट में बोला कि जो स्मॉल एफ ऑफ एल के है उससे रिटर्न्स क्या मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। तो अगर प्रोडक्शन फंक्शन का मुझे रिटर्न्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसकी होमोजीनियस चेक कर लेता हूँ कि होमोजीनिटी डिग्री क्या है। तो होमोजीनिटी चेक करने के लिए मैंने स्मॉल एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ही वेरिएबल को, टी इंटू में एल टी इंटू में के। तो क्या हो जाएगा, टी इंटू में कैपिटल एल प्लस में टी इंटू में कैपिटल के प्लस में 2 अंडर रूट टी एल इंटू में टी के। सभी को पता है कि टी यहां से कॉमन आ सकता है, यहाँ अंडर रूट में टी स्क्वायर का टी बाहर आ जाएगा तो टी कॉमन आ सकता है और जो बाकी बचेगा वो स्मॉल एफ ऑफ एल के ही है। और सिंस टी पे पावर 1 है तो ये होमोजीनियस फंक्शन है विथ डिग्री व्हाट, विथ डिग्री 1। तो जो पहला स्मॉल एफ ऑफ एल के फंक्शन है वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इतना लिख लोगे, ठीक है। कहता है दूसरा भी चेक कीजिए।
डज कैपिटल एफ ऑफ एल के भी किसी तरीके का रिटर्न दे रहा है, तो कौन सा रिटर्न दे रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो कहता है कैपिटल एफ ऑफ एल के में भी आप क्या करो, एल को टी से मल्टीप्लाई कर दो एंड के को भी टी से जब मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, टी एल प्लस में टी के, सॉरी नीचे में क्या लिखना है ना, टी के प्लस में टू रूट टी एल इंटू में टी के, ऐसा ही आएगा कुछ। कहता है इसके पूरे पावर पे क्यूब आएगा। कहता है सही है। कहता है कि आप ना अंदर में से टी को कॉमन ले सकते हो और बचेगा क्या, तो एल प्लस में के प्लस में टू रूट टी, टू रूट एल के ओनली, टू रूट एल के। इतनी बात समझ में आ गई। और पावर पे क्यूब चल रहा है। कहता है कि टी पे पावर क्यूब अलग कर दो और बाकी टर्म को पे क्यूब अलग कर दो। तो बाकी टर्म्स पे जो आपने क्यूब अलग किया है ना, वो बेसिकली एफ ऑफ कैपिटल एल के ही है। आप देख लेना टी पे ये बेसिकली जो मिलेगा आपको एफ ऑफ एल के ही मिलेगा। तो ये भी होमोजीनियस है विथ डिग्री 3, मतलब यहाँ पे जो होमोजीनिटी आई है डिग्री इसकी आई है 3। तो कहने का मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इतनी बात समझ गई। अगर होमोजेनियस डिग्री इक्वल टू 1 आता है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ग्रेटर देन 1 आता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेस देन तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कहते व्हाट डज दिस फंक्शन ट्रांसफॉर्म टू यू अबाउट, ये आपको बेसिकली थ्योरेटिकली आंसर करना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम लोग मतलब होमोजेनिटी डिग्री से बता सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया भी है कि प्रोपोर्शनेट फिक्स्ड कैपिटल बेसिकली क्या कहते हैं उसको, फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर में किस तरीके का रिटर्न्स आता है, कॉप डॉलर्स के अंदर में किस तरीके का रिटर्न्स आता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर में किस तरीके का रिटर्न्स आता है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश कि अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आ रहा है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे। ओके, बी पार्ट में देखते हैं क्या है। कहता है कि लेट एफ ऑफ एल के एल प्लस टू रूट के एल के इज लेबर एंड के कैपिटल। ठीक है, डिराइव द स्लोप ऑफ आइसोकॉन, टेस्ट फॉर द कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी फॉर द कर्व, कंप्यूट द क्रॉस प्राइस पार्शियल डेरिवेटिव। देखो मैं पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको समझा देता हूं। कह रखा है एफ ऑफ एल कोमा के इज इक्वल टू है के प्लस में एल प्लस में टू रूट के एल। सबसे पहले बोला आपको इसका आइसोकॉन्स का स्लोप निकालो, मतलब एमआरटीएस निकाल लो, और उसके बाद बताओ कि वो कॉन्वेक्स हुआ या कॉनकेव है। मतलब जो आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो स्लोप निकालते ही पता चल जाएगा कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो जब मैं एमआरटीएस निकालूंगा तो एमआरटीएस मेरे लिए क्या होगा, बेसिकली फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड कैपिटल, मतलब एमपीएल अपॉन में एमपीके करने की बात कह रहा है ये। तो जब मैं एमपीएल करूंगा तो ये 1 प्लस में 2 अपॉन में 2 रूट के एल और पावर पे आ जाएगा बेसिकली के। सिमिलरली जब एमपी के निकालूंगा तो 1 प्लस में 2 अपॉन में 2 रूट के एल, पावर पे आ जाएगा एल। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस में अंडर रूट के बाय एल होल अपॉन में 1 प्लस में अंडर रूट एल बाय के। तो ये आ गया स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। सिंस अगर मैं थोड़ा डायग्राम बनाऊं, यहां रखता हूं मैं लेबर, यहां रखता हूं मैं कैपिटल। आप साफ साफ देख रहे हो कि एज लेबर इंक्रीजेस, जब लेबर इंक्रीज करेगा तो लेबर इंक्रीज करेगा, तो जब मैं डिनोमिनेटर में की बात करूं, डिनोमिनेटर में देखो लेबर जब इंक्रीज करेगा तो ये एल है ना, तो ये डिनोमिनेटर के बाद वैल्यू को बढ़ाएगा। बोलो एल, क्योंकि नीचे इस वाले पोर्शन में एल इंक्रीज करेगा तो ये वाला पोर्शन बढ़ेगा ना, क्योंकि एल ऊपर है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन में एल के बढ़ने से न्यूमरेटर की वैल्यू कम होगी, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा और ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है एज एल इंक्रीजेज, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है और न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी। तो हम लोग लिखेंगे एज एल इंक्रीजेज एमआरटीएस फॉल, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू कम होगी ना, तो एमआरटीएस फॉल इट मींस डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू
स्केल देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर में ही डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। कहते कंप्यूट द क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव का बेसिकली मतलब ये है, देखो एमपीएल का मतलब क्या होता है, एमपीएल इज नथिंग बट आपने फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू लेबर। एमपीके का मतलब क्या होता है कि फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल। आपको बोला कि क्रॉस करो, मतलब जो आपने फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया ना विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, इसको आप एक बार कैपिटल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और कैपिटल वाले को लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। मतलब यंग्स थ्योरम याद करो एमएमई2 में, तो मतलब एमपीएल को एक बार विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डिफरेंशिएट करना है, मतलब इस वाले टर्म को वन ये वाले 1 प्लस में यहां पे देखना एमपीएल इज नथिंग बट ये ना 1 प्लस में अंडर रूट के बाय एल, इसको विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डिफरेंशिएट करना है और नीचे एमपीके को विथ रिस्पेक्ट टू लेबर डिफरेंशिएट करना है, बस वही आपको सॉल्व करके बताना है। तो आई होप आपको इतना डेरिवेटिव तो आता ही कर लोगे आप। तो ये था 5 का बी पार्ट। 5 का सी पार्ट में देखते हैं क्या बोला है। 5 का सी पार्ट छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा पूछा है, देख लेते हैं। 5 के सी पार्ट में आपको बोला है कि एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, क्यू क्वांटिटी है, के यूनिट ऑफ कैपिटल है, एल यूनिट ऑफ लेबर है, स्केच एपीएल एमपीएल कर्व केयरफुली नथिंग स्लोप्स केयरफुली और स्लोप एंड कॉन्वेक्सिटी कॉन्वेक्स सब कुछ बता दो। एपीएल एमपीएल आपको स्केच करना है, उसका आपको स्लोप और यू कैन से कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी सब कुछ बताना है। कहते चलो ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है Q इज इक्वल टू के एल का स्क्वायर माइनस में एल क्यूब पे Q, ये है ना प्रोडक्शन फंक्शन, नॉट Q नहीं है, एल क्यूब इतना है। कहता है एपीएल क्या होता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। कहता है एपीएल होता है Q अपॉन में एल, कहने का मतलब के एल माइनस में एल स्क्वायर हो जाएगा एपीएल। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो होता है। अच्छा एपीएल बनाने के लिए मुझे फैक्टर इनपुट ये आउटपुट, यहां पे मैंने लिखा एपीएल एमपी इस तरीके से। कहता डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू लेबर, क्योंकि स्लोप भी जानना है ना और कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिविटी। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जब लेबर करोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा के माइनस में 2l। इतनी बात समझ में, के माइनस में 2l। कहता जब आप इसको इक्वल टू, ये स्लोप हो गया तो स्लोप ऑफ एपीएल तो ये हो जाएगा के माइनस में 2l लिख देना। कहता जब इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी बेसिकली L इज इक्वल टू के बाय 2। इतनी बात समझ आ गई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबर के टर्म्स में एक्स एक्सिस पे L इक्वल टू के बाय 2। कहता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके चेक कर लो कि इस पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा होगा और ये कॉनकेव कॉन्वेक्स से क्या है, तो डी स्क्वायर एपीएल अपॉन में डीएल स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी बताएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 और -2 इज नथिंग बट लेस देन 0। तो फंक्शन एट एल इक्वल टू के बाय 2 पे मैक्सिमम होगा और सिंस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया है तो फंक्शन मेरा कॉनकेव बनेगा। तो कहने का मतलब कुछ इस तरीके से मेरा, थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूं सॉरी, ये मेरे पास आएगा एपीएल और फंक्शन जो है मेरा कॉनकेव बनेगा। मैक्सिमम जहां पे हो रहा होगा वो पॉइंट होगी बेसिकली के बाय 2। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए कहता है अब एमपीएल कर्व भी बताना है ना एमपीएल। तो एमपीएल के लिए मैं यहां पे करूं तो कहता है एमपीएल क्या होता है, कहता है एमपीएल जो होता है ना वो होता है डी क्यू बाय डी एल। तो डी क्यू बाय डी एल इज एमपीएल। तो अगर मैं एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 2kl माइनस में 3l स्क्वायर। तो ये एमपीएल आया बेसिकली। अब एमपीएल का स्लोप निकालना होगा तो डी एम पी एल अपॉन में dl। तो इसका जब स्लोप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2l माइनस में 6l। आई थिंक मैंने 2k ना यहाँ पे 2k माइनस में 6l। तो ये बेसिकली 2k माइनस 6l इज द स्लोप ऑफ एमपीएल। अब इसको इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेसिकली L इज इक्वल टू k बाय 3। तो L इक्वल टू k बाय 3। अब
स्लोप तो समझ में आ गया, 2k-6l है। अब मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर एम, ये सब पूरा आपको करके दिखाना है पेपर में, मतलब सारा डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एम पी एल अपॉन में डी एल का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आएगा ओनली -6 विच इज लेस देन 0, तो मतलब एट के अपॉन में 3 एमपीएल मैक्सिमम होगा, और जो डायग्राम रहेगा हमारा कॉनकेव रहेगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है। तो इस डायग्राम पे के अपॉन में 3 डैम श्योर के/2 से तो कहीं पीछे लाई करेगा, तो ये रहा के अपॉन में 3। ठीक है, तो इस पे मेरा डायग्राम मैक्सिमम होगा, तो लेटर सपोज यहां से मैक्सिमम हो रहा है, तो दिस इज नथिंग बट अ एमपीएल। कॉनकेव नेचर के लिए थोड़ा घुमा देना, ये हमारे पास एमपीएल आ गया। ये इसका प्रॉपर आंसर है। आई होप आप तो कर लोगे। आप पेपर में अगर आता है 4 मार्क्स में फ्री के मार्क्स है, ये बेसिकली देखा जाए तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम एमएमई 1 एक सेमेस्टर 1 का पार्ट पूछ लिया, और कुछ नहीं है। तो 5 का ये सी पार्ट था ना, सी पार्ट, ये ना देख ले एक बार। हाँ, अब हम लोग 6 के ए पार्ट में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि होगा 6 का ए पार्ट। कहाँ गया 6 का ए पार्ट, ये रहा। कुछ ज्यादा पूछा है क्या? चलो नॉर्मल पूछा है। ओके, आई होप आप सभी को पता होगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। बोला टोटल कॉस्ट भी द टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन आपके पास c इज इक्वल टू क्यू, w पे पावर हाफ एंड v पे पावर हाफ, और आपको बता रखा है कि w जो है बेसिकली प्राइस ऑफ लेबर है, v है रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। यूज सेफर्ड लेमा टू अराइव द कंटिजेंट डिमांड फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो अगर आप सभी को पता है सेफर्ड लेमा कंसेप्ट, तो जो यहाँ से एल स्टार लेबर के लिए जो डिमांड फंक्शन आएगा वो होगा डेल सी अपॉन में डेल डब्लू, एंड जो कैपिटल के लिए आएगा के स्टार, वो होगा बेसिकली डेल सी अपॉन में डेल भी। तो डेल सी अपॉन में जब डेल डब्लू में करूंगा, तो क्यू भी पे पावर 1/2, और ये बेसिकली आ जाएगा 1/2 1/2, एक सेकेंड, अंडर रूट डब्लू। तो देखा जाए तो मैं इसको क्यू बाई, मतलब Q/2 अंडर रूट भी बाय डब्ल्यू लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आ गई। और के स्टार, तो क्यू डब्ल्यू पे पावर हाफ 1/2 अंडर रूट भी, तो दिस इज नथिंग बट Q/2 अंडर रूट भी बाय डब्ल्यू। तो पहले पार्ट का आंसर 2 मार्क्स में जो पूछा गया था वो हो चुका है, और मैं जान के दूसरे पार्ट के लिए पहले पार्ट में इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर रहा हूं। दूसरे पार्ट में बोला यूज द कंटिजेंट डिमांड फंक्शन टू अराइव द प्रोडक्शन फंक्शन। तो जब भी सेफर लेमा से आपको बोलेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन निकालने के लिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली हमें क्या करना है, डब्ल्यू बी को रिप्लेस करना है। तो मैं एल बाई के करूंगा, मतलब जो ए पार्ट में मैंने रिजल्ट निकाला है ना, उसको डिवाइड करूंगा, जिससे कि मैं कुछ बेसिकली कुछ रिजल्ट निकालना चाहता हूं। तो L/K इज नथिंग बट क्या आएगा, L हमारे लिए Q/2 अंडर रूट भी बाय डब्ल्यू, और ये है Q/2 अंडर रूट डब्ल्यू बाय बी। तो देखा जाए तो ये Q/2 कट जाएगा, तो इससे देखा जाए तो यहां से भी बाय डब्ल्यू आ रहा है। तो भी बाय डब्ल्यू इज नथिंग बट एल अपॉन में के आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। मुझे क्या करना है, प्रोडक्शन फंक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एल एंड के, डब्ल्यू भी नहीं होना चाहिए उसमें। तो मैं क्या करूंगा, इस एल बाई के रिजल्ट को पुट करूंगा इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी बाय डब्ल्यू, इस भी बाय डब्ल्यू को इन, लेट अस सपोज इन इक्वेशन वन में मैंने पुट कर दिया। तो इन इक्वेशन वन मेरे पास क्या है, Q/2 अपॉन में अंडर रूट भी बाय डब्ल्यू ना, Q/2 अंडर रूट भी बाय डब्ल्यू, यही है ना इक्वेशन 1। तो भी बाय डब्ल्यू की जगह पे मैं भी/2 की वैल्यू एल अपॉन में के पुट कर रहा हूं। तो Q/2 अंडर रूट एल अपॉन में के, और ये किसकी वैल्यू है, ये एल बराबर है, एल बराबर दिस, एल बराबर Q/2 है ना, ये एल बराबर दिस। तो यहां से हमारे पास ये आ गया। कहता है अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो हम एल की वैल्यू तो आ गया ये, तो 2l अपॉन में Q इज इक्वल टू अंडर रूट एल
अपॉन में के। तो देखा जाए तो 2√k अपॉन में q इज इक्वल टू, अगर l नीचे आ जाता है तो 1 अपॉन में √l और q इज इक्वल टू आ जाएगा 2√k/l। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेबर। तो कहने का मतलब हमें w एंड v को रिप्लेस करना पड़ता था। तो ये सेफर्ड लेमा है। जब भी सेफर्ड लेमा में आपसे लेबर एंड कैपिटल का डिमांड फंक्शन इनपुट फंक्शन पूछे तो डेल सी अपॉन में डेल डब्ल्यू, डेल सी अपॉन में डेल वी निकाल लो, और प्रोडक्शन फंक्शन पूछे तो l/k मतलब रेशियो निकालकर v/w के टर्म्स में मतलब जो भी v एंड w की वैल्यू होगी वो निकालकर ऊपर वाले किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था सेफर्ड लेमा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। जिनको मैंने पढ़ाया वो तो समझ ही गए होंगे किस तरीके से हो रहा है ये। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो 6 का सी पार्ट, बी पार्ट हो सकता है कि कुछ थियोरेटिकल पेपर हो। चलिए सी पार्ट में देखते हैं क्या बोला। बोला कि लेट क्यू बराबर एल प्लस के पे पावर हाफ वेयर क्यू इज अ quantity of capital, q is a quantity of output, k unit of capital, l unit of labor. Derive the input demand function contingent for labor. Use the input demand contingent so derive at the total cost function। ठीक है, सबसे बोला कि इनपुट डिमांड फंक्शन निकालो, मतलब लेबर का डिमांड फंक्शन, कैपिटल का डिमांड फंक्शन निकालो। फिर बोलता है कि उसके बाद आप टोटल कॉस्ट फंक्शन को डिराइव करो। थोड़ा सा अगर आप गौर करो तो q इक्वल टू एल प्लस के, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की तरफ थोड़ा दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस सी पार्ट का जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो q इज इक्वल टू एल प्लस में k पे पावर 1/3। पहले देख ले MRTS, अगर MRTS 1 आ गया तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस की तरह होगा। तो ये आ गया 1/3 एल प्लस में k और -2/3। नीचे भी आएगा 1/3 एल प्लस में k -2/3 इज इक्वल टू 1। मतलब MRTS कांस्टेंट आ गया। ठीक है, MRTS कांस्टेंट अगर थोड़ा सा याद हो तो आई थिंक सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में MRTS कांस्टेंट ही आता है। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे जब हमारे पास MRTS आ गया और मुझे प्रोडक्शन फंक्शन देखने से समझ में आ गया कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कोई एक जनरल फॉर्म नहीं है, वहां में कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ केसेस बनेंगे। केस 1 कि इफ MRTS इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, मतलब W अपॉन में R। आप R और भी लिख ले, भी कुछ दिया नहीं ना, आप R के जगह भी लिख लेना। चलो भी W अपॉन में B। तो अगर MRTS ग्रेटर देन W अपॉन में B, तो याद करो जब MRS इज ग्रेटर देन P1 अपॉन में P2, जब MRS ज्यादा बड़ा होता था तो हम लोग पूरा का पूरा जो कंज्यूम करते थे वो गुड एक्स को एक्स एक्सिस पे हमारे इक्विलिब्रियम आती थी। तो कहने का मतलब, और वाई एक्सिस पे जीरो। तो कहने का मतलब इस टाइम पे कैपिटल जीरो लेंगे हम लोग, और अगर कैपिटल जीरो होगा तो लेबर कितना ले रहे होंगे, तो लेबर के लिए इस कैपिटल जीरो को पुट करेंगे इस आउटपुट फंक्शन में। तो आउटपुट फंक्शन होगा q इज इक्वल टू एल प्लस में k के जगह पे जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो लेबर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी q पे पावर 3। यही आ जाएगी ना 3 से, हाँ ठीक है। कहता इफ MRTS, अगर MRTS बड़ा होता है बेसिकली प्राइस रेशियो से, तो कैपिटल जीरो होगा, कैपिटल की डिमांड जीरो करेंगे, और लेबर होगा क्यू, लेबर की जो डिमांड होगी क्यू पे पावर क्यू, मतलब क्यू पे पावर क्यू। कहता केस 2 इफ MRTS इज लेस देन W/R, तो इस टर्म पे इक्विलिब्रियम मेरा y एक्सिस पे आता था, तो x एक्सिस वाली टर्म जीरो, मतलब लेबर की वैल्यू जीरो, और कैपिटल जो होगा वो क्या होगा, तो कैपिटल के लिए मैं जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसमें पुट कर देता हूँ। एल की वैल्यू जीरो, तो के पे पावर 1/3, तो के की वैल्यू आ जाएगी क्यू पे पावर 3। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में बोला कि यूज द इनपुट डिमांड फंक्शन टू डिराइव द टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो सिंस दो केस बने हैं इनपुट के निकालने के लिए, तो दो केस टोटल कॉस्ट भी बनेगा। तो दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पहले पार्ट के लिए जो टोटल कॉस्ट बनेगा, टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, WL प्लस में RK। तो TC इज इक्वल टू WL के जगह पे Q का 3, और K तो हम लोग जीरो ले रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये आंसर होगा
पहले केस 1 के लिए, और केस 2 के लिए टोटल कॉस्ट क्या बनेगा, टीसी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस में, अच्छा आर के जगह पे भी लिख लो क्योंकि ऑथर आपका भी लिखता है, तो भी के, तो आज टीसी, आज यहाँ पे लेबर जीरो है तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, और बी के तो भी इंटू में के जगह पे क्यू थ्री, तो टोटल कॉस्ट दोनों के केस में आ गया है। समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। देखो 7 का ए पार्ट में बोला कि लेट द डिमांड फंक्शन क्यू इक्वल टू ए पी पे पावर बी वेयर द क्यू इज आउटपुट एंड पी इज प्राइस ऑफ आउटपुट, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ बी वेरीफाइंग यूजिंग द डिमांड कर्व। देखो अगर आपको सेमेस्टर 2 का एमएमई 2 थोड़ा सा याद हो तो वहां पे आपने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, और वहां पे आपने ये देखा था कि जो कॉपडोलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसकी पावर भी हमारी डिग्री इलास्टिसिटी की डिग्री होती है, मतलब फंक्शन के पावर पे जो होता था ना वही उसकी इलास्टिसिटी आती थी। इसी को लेकिन सॉल्व यहाँ प्रूव भी करना है। कहता है Q इज इक्वल टू ए पार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट बेसिकली वन पार्ट, Q इज इक्वल टू क्या है, तो Q इज इक्वल टू ए पी पे पावर बी है। कहता है जब मैं डी क्यू बाई डी पी निकालूंगा तो क्या निकलेगा, डी क्यू बाई डी पी, तो निकलेगा ए डी पी पे पावर बी माइनस वन। कहता है इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है कि डी क्यू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में बेसिकली क्या कहते हैं इनिशियल प्राइस अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी मतलब क्यू। ठीक है, चलिए अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ऐसे तो इलास्टिसिटी के बाहर एक नेगेटिव साइन रहता है, लेकिन मैं जानबूझकर यहाँ नेगेटिव नहीं दे रहा हूँ, तो नेगेटिव नहीं दे रहा हूँ तो कहीं एक और जगह में थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो क्या करूंगा बता दूंगा मैं बेसिकली, जब वैसे इसको देखूंगा डी क्यू अपन में डी पी क्या आएगा, तो ए बी पी पे पावर बी माइनस वन, ठीक है, इनटू में पी हॉल अपॉन में क्यू के जगह पे ए पी पे पावर बी। तो अगर इसको कट पिट किया जाए तो यहां से ए पी और बी, ये पूरा कट के और ये बी भी कट के बेसिकली बचेगा ओनली बी। तो ये बेसिकली इलास्टिसिटी है। तो जो पहला पार्ट में बोला इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, तो हम लोग बोलेंगे बी इज द इलास्टिसिटी ऑफ दिस डिमांड फंक्शन। ओके दूसरा पार्ट में बोला कि व्हेन एमआर इज पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेट दिस टू बी। एमआर मार्जिनल रेवेन्यू वो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, तो आप सभी को पता होगा कि एक हमारे पास इक्वेशन होता था कि एम आर इज इक्वल टू पी इंटू में वन माइनस में वन अपॉन में इलास्टिसिटी, मतलब एम आर प्राइस और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक रिलेशन था। ये रिलेशन में यहाँ निगेटिव हम लोग तब लेके लिखते थे जब हमने यहाँ पे निगेटिव लेके चलते थे। सिंस हमने यहाँ पे निगेटिव को एलिमिनेट किया यहाँ से, तो मैं यहाँ पे भी इसको प्लस कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर वहां मैंने नेगेटिव एलिमिनेट किया तो यहाँ पे भी नेगेटिव को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये फंक्शन है एम आर इक्वल टू पी इंटू में वन प्लस ई। ओके, तो कहता है एम आर इज इक्वल टू पी इंटू में वन प्लस में इलास्टिसिटी आया है बी, ऐसा कुछ आया है ना। कहते हैं एम आर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, तो ये पॉजिटिव कब होगा इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी बताना है। तब पी इंटू में वन प्लस बी पॉजिटिव हो, तो मतलब वन प्लस में वन बाई बी पॉजिटिव हो, वन अपॉन में बी इज ग्रेटर देन माइनस वन, मतलब माइनस वन से दोनों साइड मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। कहता है रेसिप्रोकल अगर कर लिया जाए तो क्या होगा, कहता है रेसिप्रोकल करोगे तो b इज लेस देन माइनस वन। कहता है जब इलास्टिसिटी लेस देन माइनस वन होगा तो इस टाइम पे मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं p इंटू में वन प्लस में वन बाय बी और इसको लेस देन जीरो बताऊं, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू को जीरो के मतलब नेगेटिव के लिए लेके जाऊं, तो वन प्लस में वन बाय बी लेस देन जीरो, वन अपॉन में बी लेस देन माइनस वन, रेसिप्रोकल करेंगे तो b इज ग्रेटर देन माइनस वन। कहते जब b ग्रेटर देन माइनस वन होगा तो एम आर आपका निगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो दूसरे पार्ट का आंसर ये हो गया। कहता है तीसरे पार्ट में इफ द फर्म मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट व्हेन if the firm maximizing its profit where will it produce explain in terms of elasticity of demand। तो फर्म की मतलब कब प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है, कोई भी फर्म
नेगेटिव एमआर में तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कब करेगा, जब एमआर आपका पॉजिटिव हो। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे इलास्टिसिटी बताना है तो फॉर्म विल प्रोड्यूस व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन -1, जहां पे एमआर आपका पॉजिटिव। अंडरस्टूड। तो ये था 7 का आई थिंक ए पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है 7 का बी पार्ट। और तो आई थिंक कुछ नहीं होना चाहिए, इतना ही हमारे पास क्वेश्चन में गिवन। तो 7 के बी पार्ट में थोड़ा देखते हैं क्या है कि लेट आउटपुट फंक्शन दिस है वेयर क्यू इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यूनिट, के यूनिट ऑफ कैपिटल, एल यूनिट ऑफ लेबर, डिराइव द इनपुट डिमांड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ आउटपुट, प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल। देखो ये एक आपने हॉटलिंग लेमा कंसेप्ट पढ़ा होगा, जैसे सेफर्ड लेमा था इसी तरह से हॉटलिंग लेमा कंसेप्ट पढ़ा होगा। वहां पे हम लोग निकालते थे एक तो प्रॉफिट फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, उसके बाद इनपुट फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब डब्ल्यू भी, और आउटपुट का प्राइस तो पी, इन टर्म्स ऑफ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। मैं प्रोसेस आपको पहले वहां पे मैंने हालांकि बता ही दिया था। हमारे पास क्या है, आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन है ना, क्या ए के पे पावर 2/5, एल पे पावर 2/5। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, बाकी सॉल्यूशन आपको खुद करना है। सबसे पहले हम लोग एक प्रॉफिट फंक्शन तैयार करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्राइस इनटू में आउटपुट तो टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, तो टोटल रेवेन्यू पी इनटू में दिस, तो दिस टर्म इज नथिंग बट ए के पे पावर 2/5 और एल पे पावर 2/5, ठीक है। और माइनस में टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होता है डब्ल्यू इंटू में एल माइनस में भी इंटू में के। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस प्रॉफिट फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू लेबर और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल सॉल्व करके एल और के की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू, और इसको यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब एक बार मैं डेल पाई अपॉन में डेल एल निकालूंगा और एक बार मैं निकालूंगा डेल पाई अपॉन में डेल के, ठीक है। तो डेल पाई अपॉन में डेल एल और डेल पाई अपॉन में डेल के जब मैं निकालूंगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो हमारे पास यहाँ एल और के की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ क्यू। जैसे मैं डेल पाई बाय डेल एल निकालता हूं, जब मैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू लेबर डिफरेंशिएट करूंगा तो पी इंटू में रहेगा ए के पे पावर 2/5 और यहां से 2/5 एल पे पावर क्या आ जाएगा बेसिकली दो, -3/5 ना, तो -3/5 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू और के का ये 0 बन जाएगा। इसको जब मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा पी इंटू में ए के पे पावर 2/5, ठीक है, इंटू में 2/5, नीचे में लिख देता हूं मैं एल पे पावर 3/5 इज इक्वल टू वेज रेट, इज इक्वल टू वेज रेट, ठीक है। तो यहां मुझे अब एल की वैल्यू निकालनी है। तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो एल की वैल्यू कैसे निकलता है हमारे पास, यहां पे देखा जाए तो P इंटू में ए के पे पावर 2/5 है, इंटू में मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, ओके। एक ऐसा कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है। मैं 5 को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे ना हॉल अपॉन में मैं लिख रहा हूं एल पे पावर 3/5 इज इक्वल टू इस 5 को इधर 5W और अपॉन में 2, तो 5/W2 इस तरीके से आ गया हमारे पास। कहते हैं अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, P इंटू में ए के पे पावर 2/5 है ना, 2/5 कहते हैं कि मैं ना एल पे पावर 2/5 को ऊपर और एल पे पावर 2/5 को नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। कर सकते हैं बैलेंसिंग फिगर एल पावर 2/5 और एल पावर 2/5 नीचे, और इक्वल टू चल रहा है 5W अपॉन में 2। ऐसा इसलिए किए क्योंकि अब जो है आपको ये टर्म ए के पे पावर 2/5 और एल पे पावर 2/5 आउटपुट की तरह दिखेगा। Q इज इक्वल टू ए के पे पावर 2/5 एल पे पावर 2/5। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, P इंटू में इसके जगह पे Q
और नीचे ओनली बचेगा एल। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू हमारे पास आया है 5W अपॉन में 2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2PQ अपॉन में 5W इज इक्वल टू एल। तो मैंने एल की पहले वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली जब आप डेल पाई बाय डेल के करोगे और उसको जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो ये के की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या किया, पहले डेल पाई बाय डेल एल करके एल की वैल्यू निकाला, फिर डेल पाई बाय डेल के करके के की वैल्यू निकाला। इन दोनों को फिर आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट फंक्शन में एल और के प्लेस पे पुट करोगे, एल और के प्लेस पे। तो यहां से एल और के प्लेस पे एल के हट जाएगा, इन टर्म्स ऑफ क्यू और इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू बी के फॉर्म में रहेगा। तो जब इसको आप पुट करोगे और उसके बाद जब आप डेल पाई मतलब प्रॉफिट फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वेज रेट, प्रॉफिट फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वेज रेट डिफरेंशिएट करोगे तो ये रहेगा आपका लेबर डिमांड, ये देगा आपको लेबर डिमांड। और प्रॉफिट फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू जब रेंटल वैल्यू भी डिफरेंशिएट करोगे तो ये देगा आपको कैपिटल, कैपिटल की डिमांड फंक्शन। तो कहने को मतलब आपसे मांगा कि इनपुट डिमांड, लेबर डिमांड फंक्शन और इनपुट डिमांड फंक्शन बताओ इन टर्म्स ऑफ, बोला था कि प्राइस के, इन टर्म्स ऑफ पीवीडब्ल्यू। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे, प्रॉफिट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू लेबर कैपिटल डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करके एल की एंड के की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ क्यू बी एंड डब्ल्यू। और उस एल और के की वैल्यू को प्रॉफिट फंक्शन में हम लोग पुट करके फिर से प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेज रेट, तो ये देगा लेबर का डिमांड फंक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू अगर रेंटल वैल्यू करेंगे तो ये देगा मुझे कैपिटल का डिमांड फंक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये हॉटलिंग लेम्मा का कंसेप्ट है बेसिकली। तो दिस इज ऑल अबाउट 2018 का पेपर, सिंपल पेपर था, न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम थे, थ्योरेटिकल थोड़ा अकॉर्डिंग टू द पेपर थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा था, बाकी पेपर तो इजी था। कहीं पे कोई डाउट आया हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, और कहीं पे मैंने न्यूमेरिकल मिस्टेक या किसी भी तरीके का मिस्टेक किया हो तो वो भी मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय।